वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने JIGL में पहला हमला किस चीज पे बोला था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे। क्या ये कोई एक्ट है? नो। ये बेसिकली एक ऐसा रूल है जो आपको बताता है कि आप एक्ट को कैसे क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। एकदम फटाफट हम लोग चीजों को रिकैप भी करेंगे और देखेंगे भी कि आपने रिवीजन कितना किया हुआ है। जल्दी बताइए, हमें जरूरत क्यों पड़ी इंटरप्रिटेशन वर्ड को जानने की? एम्बिग्यूटी होती है। स्टैट्यूट का मतलब क्या है? एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन, जितने भी तरह की चीज है जो किसने इशू किया है, ऑथोरिटी कह देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ऑथोरिटी क्योंकि वो गवर्नमेंट हो सकती, कोई रेगुलेटरी बॉडी हो सकती, तो जो भी ऑथोरिटी है, जो ऑथराइज पर्सन है इन चीजों के लिए, तो ऑथोरिटी ने, गवर्नमेंट ने, रेगुलेटरी बॉडी ने जितने भी तरह के क्या बनाए हैं, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं आपका स्टैट्यूट कहलाते हैं। अब इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट जो किया जाता है, बनाया जो जाता है, बनाने का काम कौन करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे 3 जो है पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लोकसभा, राज्यसभा से पास होना है। अगर किस लेवल के लिए बना है? सेंट्रल के लिए बना है। और अगर स्टेट में कोई एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है सिर्फ स्टेट में, तो कहां से पास होता है? वहां के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है, जिसको MLA के जरिए पास किया जाता है। और जो आपका जो है वो लोकसभा, राज्यसभा से होता है, पार्लियामेंट से जो पास होता है, दोनों सदनों से, उसे करने के लिए कौन होते हैं हमारे पास? MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब जब लॉ बनाया जाने वाला पर्सन लेजिस्लेचर कहलाया, जो इसको इंपोज करेगा वो एग्जीक्यूटिव कहलाएगा, IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह हो गए। और जो इन चीजों को इंटरप्रेट करके फैसला सुनाएंगे कि कोई मामला उलझा, तो वो कौन है? जुडिशियरी। अब लॉ बनाने वाले एक और उस पर सुनाने वाले कोई और, तो उस केस में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर दोनों एक रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला जा रहा है और कैसे उसे क्या किया जा रहा है, समझा रहा है। जैसे मैंने पूछा, मान लीजिए कि मैं पूछूं स्ट्राइप से, मैं नाम भूल गया, मैं नाम ईशान, चलिए स्ट्राइप ही बोल देते हैं, ऐसे ऐसे हम रखते हैं, जिसका ड्रेस जैसा रहता है वैसा ही हम नाम बोल देते हैं। तो जैसे आज आपने स्ट्राइप पहना है तो स्ट्राइप बोल देते, किसी को पिंक बोल देते हैं। हाँ, मैं क्या करता हूं पता है, थोड़ा गरीब आदमी हूं ना, तो मैं गेम लगाता हूं। मैं क्या सोचता हूं कि नाम याद रखने के बजाय क्यों ना 2-4 सेक्शन और याद रख लिए जाए, जिससे अपनी दुकान और क्या हो जाए। ठीक करता हूं या नहीं? और आप देखिएगा कि जब आप बहुत सारे चीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा तो माइंड पे ज्यादा एफर्ट लगेगा। वैसे नाम तो सुनते सुनते सबका धीरे धीरे जो है क्या होगा, याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला नाम ईशान ही याद, ईशान ना, तो ईशांत। तो अब जो है वो मैंने जो है वो मान लीजिए कि ईशांत से जो है वो बेसिकली पूछा या कहा कि ईशांत, डू यू ड्रिंक? आप पानी नहीं पीते हैं? हाँ, आ गया। अब इसका मतलब मैंने पूछा और आपने क्या किया? जवाब दिया, सही जवाब। क्योंकि इन्होंने जो है वो ड्रिंक का मतलब समझा, ड्रिंक का मतलब लीकर और बाकी चीज। और रियल में अगर बोला जाए तो ऐसे ही होता है कि अगर किसी ने पूछा डू यू ड्रिंक, और माहौल वहां पे है कि सबके हाथ में छलकाए जाम है, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है कि डू यू ड्रिंक। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पूछूं एक क्वेश्चन कि ईशान, क्या आप खाना खाते हैं? तो इस केस में ये कुछ भी जवाब देंगे तो मैं इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा, कुछ बाबाओं को छोड़ करके, वो भी वो सच बोलते हैं या झूठ, कि वो अन्न पे नहीं है। तो खाना तो हर कोई खाता है। तो देखिए, मैं पूछने वाला और वो इसको इंटरप्रेट करने वाले, कंफ्यूजन हुआ। यहां ड्रिंक का मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग समझा और मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर लिया, एक्सप्रेस किया। यही हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि जो इस चीज को बनाए हैं वो, और जो इसे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यहां पे तो हमने दिया था, एक तरफ लिख दिया, कोई इसे 6 कह रहा है, कोई इसे क्या कह रहा है। अगर दोनों में से क्या कोई गलत है? उनका जवाब गलत था, मेरे लायक नहीं था, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं था। मैं तो जानना चाह रहा था कि पानी पीते हैं, तो इस केस में मेरे से वो सुटेबल नहीं हो पाया। तो ठीक वैसे ही कि कोई एक पर्सन जो है वो गलत है या कोई एक पर्सन सही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पर्सन क्या होगा, गलत होगा। ये बिल्कुल नहीं कि उनका जवाब क्या था, गलत था। मेरा आंसर उन्होंने नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या उनका आंसर गलत था,
बिल्कुल ही नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पे ऐसे ही हमने बड़े सारे एग्जाम्पल देखे थे कि कैसे जब किसी को कुछ कहा जाता है, इसी बच्चे को बोला गया था एक्सपैंड करने, तो इसने क्या कर दिया, दूर करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते हुए हमने ढेर सारे जो है वो पहले चीज देखे थे और कहा था कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लॉ बना रहे हैं और जो इसको इंटरप्रेट करें वो दो अलग अलग क्या है, बॉडी है। अब इसी के हमने रूल को पढ़ना शुरू किया, लेकिन कहा कि कितने तरह की चीजों को हम इंटरप्रेट करेंगे, तो बोला तो जितने तरह के क्या बने हुए हैं, कानून बने हुए, जितने तरह के एक्ट बने हुए हैं, जितने तरह के रूल बने हुए, उन सबको हम करेंगे। लेकिन ये जितने तरह के एक्ट और रूल है उनको कितने कैटेगरी में हमने रखा, कितने कैटेगरी, फिलहाल मुक्के मारूंगा, 8 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? और किया क्या हमने, कुछ नहीं, मैंने आपको बोला कि पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, खाने की ही चीज है, किस कैटेगरी में डाल दिया, फास्ट फूड नहीं बोल देते, फास्ट फूड या जंक फूड कह देते हैं। ठीक वैसे ही आपका जो है वो यहां पे है कि हमने कुछ एक्ट को डाल दिया किस एक्ट के तहत, कोडिफाइंग में, कुछ एक्ट को डाल दिया किसमें, डिक्लेरेटरी में, कुछ को डाल दिया किसमें, कौन सा रिमेडियल है, जो आपको क्या करे, रिमेडी प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेडियल एक्ट कह दिया। एमेंडिंग इंस्टीट्यूट एक्ट जब आपका क्या होता है, एमेंड होता है, तो उसको एमेंडिंग इंस्टीट्यूट बोल दिया। ऐसे ही पेनल इंस्टीट्यूट बोला जिसमें पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, उसको किस दायरे में रखेंगे हम, पेनल इंस्टीट्यूट में। कहने का मतलब था जितने भी तरह के लॉ और एक्ट थे उनको हमने 8 पार्ट में बांट तो दिया, लेकिन कहा इन्हें समझने के लिए रूल कौन सा लगाएंगे, तो कहा देखिए अगर रूल पे क्लैरिटी ना हो तो हो सकता है ये कुछ और रूल लगाएं और मैं क्या करूं, कुछ और रूल लगाऊं। तो दोनों अगर अलग अलग तरह के रूल को अडॉप्ट करेंगे तब तो चले थे इंटरप्रिटेशन करने के लिए, फिर दो लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया, तो क्या इंटरप्रिटेशन का पर्पस पूरा हुआ? नो। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि पहला रूल जो है हमारा है लिटरल इंटरप्रिटेशन का। तो इन्होंने कहा कि ये लिटरल और बाकी का क्या मतलब, तो कहा कि जितने भी तरह के रूल हैं उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। एक कौन सा रूल कहलाएगा, प्राइमरी, ये देखिए, और दूसरा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस कैटेगरी में, फर्क बस इतना ही पड़ता है कहीं एग्जाम में हमसे ना पूछ ले कि मेंशन 3 प्राइमरी रूल्स। इसीलिए हमें याद रखना होगा कि ये सारे के सारे रूल किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी में। अदरवाइज हमें सिर्फ ये जानना है कि लिटरल या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, उससे हमारा काम चलेगा। लेकिन कब हमें दिक्कत आएगी, जब एक पूछा तो दिक्कत नहीं आएगी, रूल ऑफ रीजनेबल तो भी दिक्कत नहीं, रूल ऑफ हार्मोनियस एक एक करके पूछे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दे दिया मेंशन 2 अदर रूल्स या सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आता तो हमें सब है, पता चला उधर वाले से उठा करके एक दे दिए और एक सही दिया, तो मार्क्स एक का ही मिलना है, दूसरे का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमने देखा था कि जो हमारे प्राइमरी रूल है उस प्राइमरी रूल में सबसे पहला हमारा क्या था, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। और इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर कहीं कोई वर्ड में, सबसे पहले इसको यूज कहां करेंगे, तो अगर वर्ड में कोई एम्बिग्यूटी ना हो, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है संदेह, जिसका एक से ज्यादा मतलब ना हो, बिल्कुल एक ही मतलब हो, तो वैसे केस में हम उस वर्ड के किस मीनिंग को लेंगे, प्लेन मीनिंग, जिसको ग्रामेटिकल या डिक्शनरी मतलब कहते हैं। कब, जब उसका जो है एम्बिग्यूटी उसमें ना हो। और सबसे पहले लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का पहला रूल, यानी कि सबसे पहले हम किस रूल को लगाएंगे इंटरप्रेट करने के लिए, हमेशा जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन वन एंड सेम थिंग है, दोनों एक दूसरे को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, सिनोनिम्स की तरह। जो माइनर सा डिफरेंस है मैंने क्या बोला है, बिल्कुल लास्ट में आपको बोल दूंगा कि वर्ड अगर कहीं इंटरप्रिटेशन रहे और कंस्ट्रक्शन रहे तो उसमें माइन्यूट सा अंतर है, लेकिन अभी क्या मानेंगे कि दोनों क्या है, सिनोनिम से, दोनों एक जैसे हैं। तो कहा कि लिटरल इंटरप्रिटेशन से बाहर कब जाना पड़ेगा, कहा पहली बात जब लगे कि वर्ड में क्या है, एम्बिग्यूटी है, तो हम कहां जाएंगे, बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल करके किस पे आ जाएंगे, गोल्डन रूल या रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। और इसी में हमारा एक आता है अट रेस मैगिस वैलिड कॉम पेरिड। घबराएंगे नहीं, ये लैटिन वर्ड है जिसका कुछ मतलब होता है, जो मैंने कहा था आप इसको समझ लीजिए, मैक्सिम बोलते हैं, आप मुहावरा समझ लीजिए, जो हमने एग्जाम्पल भी दिया था, आंखों से अंगारे उगड़ना, यानी जिसके आंख से अंगारे निकले, बताइए शांत, बहुत गुस्सा करना को नहीं बोलते हैं कि भाई उसकी आंखों से क्या निकल रहे हैं, अंगारे निकल रहे। ठीक वैसे ही यहां पे जो इन्होंने लिखा इसका हमें क्या देखना रहेगा, मतलब बस देखना रहेगा। तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कब लेंगे, जब लिटरल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, उसका मल्टीपल मीनिंग हो और वो क्या हो, एम्बिग्यूअस हो। तो
तो उस समय हम जो है वो वर्ड का जनरल मीनिंग लेने की जगह क्या लेंगे, उसका जो है वो सेंसेबल मीनिंग लेंगे। अब बताइए मुझे यहां पे इसका एक एग्जांपल दीजिए। मैंने बोला था सबका एक एक एग्जांपल याद रखने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोर्ट के भीतर। यानी हमने एग्जांपल लिया था कि स्मोकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस इन द विजिनिटी ऑफ कोर्ट और यूनिवर्सिटी। और विजिनिटी का मतलब होता है आसपास। तो कोर्ट के आसपास या यूनिवर्सिटी के आसपास स्मोक करना क्या है, ऑफेंस है। तो एक बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी के भीतर बैठ करके स्मोक कर रहा है, क्लासरूम के भीतर। उसको लिया गया, कोर्ट में गया, तो बोलता है मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आप लगा रहे हो? तो आप क्लासरूम में तो कहां लिखा हुआ है कि क्लासरूम में स्मोक करना ऑफेंस है? बोला लिखा तो हुआ है कि इन द विजिनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आपने तो लिखा है आसपास, ये कहां लिखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक वैसे ही कोर्ट परिसर में जाकर के स्मोक कर रहा है और बोल रहा है कि आपने तो लिखा इन द व्हाट, विजिनिटी, और मैं कहां स्मोक कर रहा हूं, मैं तो कोर्ट में कर रहा हूं। तब बोला गया कि अब इसका अगर सही में देखे, विजिनिटी अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन ले तो क्या मतलब हुआ, आसपास, और वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा था। तो हमें यहां पे जो है उसका प्लेन मीनिंग लेना होगा या सेंसेबल मीनिंग? तो यहां पे हमने लिया इस रूल में उसका सेंसेबल मीनिंग। अट रेस मैजिस वैलिड कॉम पेरिट ये कहता है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से आप किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो लॉ बना है उसको इफेक्ट देना, ये नहीं क्या करना, वर्ड डिक्लेयर कर देना। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि मम्मा ने आपको कुछ बोला, आवाज लगाई कि बेटा जरा देखना, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूं, सर के साथ जो है वो कॉल पे हूं। अच्छा, किसके साथ कॉल पे है भगवान जाने, लेकिन आपने बदनाम किसको किया? मम्मा बोली ठीक है। अब देखिए दो आपके पास तरीका था। एक था मम्मा जो बोल रही है फटाक से उठ करके जाते, शायद कह रहे हुए कि गैस बंद कर दो या कॉल बेल बजा है देख लो। एक तरीका हुआ उनकी बात को देख लेना, और दूसरा आपने अवॉइड कर दिया कि मैं किसी और जगह हूं। कहा ठीक वैसे ही लॉ में अगर कोई वर्ड है तो सिर्फ ये नहीं कि बस इस एक वर्ड के कारण क्या करेंगे कि लॉ को अवॉइड कर देंगे। आप देखिए कि लॉ बना किस चीज के लिए, आप उसको इफेक्ट देने की कोशिश कीजिए, ना कि क्या करने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जांपल बताइए। बताइए बताइए, ये है आपका किस चीज का? लॉजिकल का ही तो है। तो जो वहां लिया वही एग्जांपल तो यहां आ रहा है कि ये नहीं कि विजिनिटी बोला तो पूरे तरह से ये लॉ क्या हो गया, वॉइड हो गया, हमारे ऊपर एप्लीकेबल। बल्कि आपने क्या किया, उसको इफेक्ट दिया ना कि किस पर्पस के लिए वो क्या किया गया है, बनाया गया। तो पर्पस ये था कि कोर्ट और यूनिवर्सिटी सेंसेबल एरिया है। तो वो जब सेंसेबल एरिया है तो सेंसेबल एरिया के आसपास जब स्मोक नहीं करना है तो कहीं सेंसेबल एरिया के अंदर जाकर के स्मोक करेंगे। अगर आप अवॉइड करना चाहते तो आपके पास था तरीका, क्या कर सकते थे, उसको अवॉइड कर सकते थे। तो ये बेसिकली आपका ये मैगजीन कहता है। और ये इसी चीज का आपसे पूछा जा सकता है कि अट रेस मैजिस वेलिएट कॉम्पेरिट इज सेम एज, और ऑप्शन में दे देगा लिटरल इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, गोल्डन रूल, क्या लिखिएगा। ये सारे नाम एक हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। जितने भी नाम है ध्यान रखना होगा। तो ये सब एक ही नाम है बस सबके क्या है ये सॉरी सिनोनिम्स। आइए, इसके बाद हमने देखा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जल्दी बताइए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? दो बातें जरूर बोलेंगे, देखिए तब हम लिखना भी सीख जाएंगे। देखिए होता क्या है कि अगर हमने बोलना सही से सीख लिया ना तो यकीन मानिए धीरे धीरे वो लिखने में भी कन्वर्ट हो जाएगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लगने के दो पोजीशन, पहला, दो प्रोविजन ऑफ सेम स्टैट्यूट में कॉन्फ्लिक्ट है। ये समझ में आया? सेम स्टैट्यूट के दो प्रोविजन, एक ही लॉ के भीतर एक सेक्शन कुछ कहता है, सेक्शन हो आर्टिकल जो भी नाम हो, और दूसरा क्या कहता है कुछ और, या एक स्टैट्यूट कुछ और कहता है और दूसरा स्टैट्यूट, जैसे मैंने बोला था कंपनी लॉ कुछ और कह रहा है उसी चीज पे और सिक्योरिटी लॉ कुछ और कह रहा है। कंपनी लॉ कह रहा है कि इतने डायरेक्टर होने चाहिए, सिक्योरिटी लॉ कहता है कि कम से कम इतने जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। अब लीजिए आपको दोनों को कंप्लाई करना होगा, ये कहलाया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जो एग्जांपल लिया था, मम्मा ने बोला 6:30 तक आने, पापा ने बोला 7 बजे तक आने, घर कितने बजे पहुंचना पड़ेगा?
क्योंकि हमें हार्मोनियस दोनों के बात को वी हैव टू कंप्लाई ऑल द लॉ इन टोटलिटी। अब अगर मान लीजिए कि एक ही लॉ में दो चीज हो, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ मैनर इज वॉइड, सुना है? मैनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फिर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनर इज वैलिड। मतलब जब आपने बोल दिया कि मैनर के साथ होने वाला कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो क्या है, वॉइड है, तो अब बेनिफिट के लिए हो चाहे उसके बेनिफिट के लिए ना हो, है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना। तब बोला गया यही तो जरूरत पड़ा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता तो क्या ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जैसा चैप्टर आता, उसका एग्जिस्टेंस होता? जरूरत थी तभी इसको लाया गया और कहा गया दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेंगे। दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। उसके ऊपर कोई जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते। आपने फुलफिल नहीं किया तो वो आपको स्यू कर सकता है, उसने फुलफिल नहीं किया तो आप उसको स्यू। जबकि कॉन्ट्रैक्ट का तो यही पार्ट होता है कि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने फुलफिल नहीं किया तो आप एक्शन ले सकते हैं, आपने किया तो मैं एक्शन ले सकता हूं। हाँ जी, कंपनी से नहीं है, आपने कोई, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट की नॉर्मल बात कर रहा हूं किसी भी केस में। यहां कंपनी नहीं आया, यहां पे इंटरप्रिटेशन का मतलब कोई भी एक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के मदर फादर की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे हैं, तो ट्रस्टी ने जो है वो ये क्रिएट किया कि ये सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है इस बच्चे के नाम से बना दिया गया। मम्मी पापा का विल था तो उसके अकॉर्डिंग जो बना दिया गया। अब वहां पे जो है वो लोग जो है वो रेंट पे रह रहे हैं, अब उसी के नाम से है, पैसे उसको जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वो हर महीने का रेंट उसको जा रहा है। अगर रेंट नहीं दिया तो वो स्यू करे या ना करे? अब लॉ के अकॉर्डिंग सोचिए, अगर वो नहीं स्यू करे तो क्या फायदा होगा उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट करके। लेकिन अगर जो है जो फैसिलिटीज उसमें लिखी है वो फैसिलिटीज अगर बच्चा ना प्रोवाइड करा पाए तो उसको जो है ये स्यू नहीं कर सकते। ये हुआ बेनिफिट का मतलब। क्लियर है? अगर मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैंने कहा कि ये चीज मैं इतने रुपए में आपको जो है वो या इतने दिन के बाद दे दूंगा, तो मेरा काम है वो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। लेकिन अगर आप जो है उस समय लेने से रिफ्यूज कर सकते तो मेरे पास कोई जो है वो डिफेंस नहीं है कि मैं आपको स्यू करूं कि आपके लिए मैंने चीज मंगाया था, आप नहीं लेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, आप मुझे कंपनसेट करेंगे। जबकि नॉर्मल केस में जब सेल डीड बनता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, तो अगर मेरे और मान लीजिए ब्लू के बीच में एग्रीमेंट हुआ और इन्होंने जो है वो कहा कि सर इतने दिन बाद मैं आपका ये मकान ले लूंगा, इनके अकॉर्डिंग मैंने मकान खाली रखा, अब ये कहते हैं सर मैं नहीं लेता, तो अब ऐसे केस में मैं इनको स्यू कर सकता हूं, कंपनसेशन तो लूंगा कि उतने दिन का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो गया। अगर वो मकान में 1 महीने पहले बेच दिया रहता, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी आता, तो 1 महीने में उससे कुछ मैं अर्न करता या नहीं करता? दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अगर ये माइनर होते तो नहीं हो सकता था। माइनर है ये, इनको बेचना है तो इनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता, लेकिन अगर ये रिफ्यूज कर देते तो मैं इनसे कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता था। क्लियर है ये बात? और माइनर को इसलिए बेचना है क्योंकि मान लीजिए कि उसके मम्मी पापा नहीं है या कोई और वजह है, उसी से उसका सारा पढ़ाई और ये होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो उसी के नाम से करना पड़ेगा, किसी और पर्सन को बीच में रख करके। चलिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्लियर था। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बाद हम आए थे मिसचीफ रूल या हिडन रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर लॉ में कहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिए, और ये सब कब आएगा? जब लॉ ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन काम, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन काम नहीं कर रहा है, वर्ड ऐसे हैं कि एम्बिगुअस है, दो सेंस क्रिएट कर रहा है, तो कहा गया फिर क्या करे? कहा गया कि उस सेंस को लीजिए जो लॉ बनाने के पर्पस को पूरा करे, यानी कि जो डिफीट को सप्रेस करे और रेमेडी की तरफ क्या हो जाए। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा था कि एक एक एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत आसान हो जाएगा इस रूल को समझना। जैसे बताइए कौन सा एग्जाम्पल दिया था? अब मैं फेंक के मारूंगा। आई थिंक, हाँ बिल्कुल सही, एक स्ट्रीट वाला दिया था और शुगर केन वाला भी इसी में है, ठीक कह रहे हैं, वो भी है, और एक और बहुत अच्छा सा दिया था, डॉक्टर एबॉर्शन वाला, याद आ रहा है? तो इसलिए बोला ये याद रखिए। एक हमने एग्जाम्पल लिया था क्या, कि लिखा हुआ है लॉ में कि लीगल एबॉर्शन मीन्स व्हेन इट इज डन बाय द डॉक्टर।
अब नर्स ने जो है वो इंजेक्शन दिया, नर्स हो रहा है सब डॉक्टर के सुपरविजन में। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या हर चीज देने के लिए, दवा देने के लिए डॉक्टर उठ के आएगा या नर्स वगैरह देते हैं? तो अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये लीगल हो गया या नहीं? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अगर कर रहा है तो ही जो है वो क्या माना जाएगा। तो कहा गया कि ये लॉ के पर्पस को डिफीट कर रहा है। कहने का मतलब हुआ है कि डॉक्टर के किसमें, सुपरविजन में करेंगे, डॉक्टर ही जो मेन काम रहेगा। लेकिन दवा देने के लिए टाइम पे आकर के नर्सेस दे देगी, उसको मील देना है, खाना देना है, तो वो तो नर्स ही तो देगी। ये डॉक्टर लेकर के ये ले प्लेट खा ले, ये ले दूध पी ले, तो ये देने के लिए कोई और आ रहे हैं, दवाई देने के लिए कोई और आ रहे हैं। इसी में हमने देखा था कि जहां पे अगर लिखा हुआ है कि सेल्स टैक्स का रूल बना और कहा गया कि जितने भी आपके जो हैं वो मॉनेटरी जो है वो क्रॉप हैं, या जितने आपके जो है वो हाई अर्निंग क्रॉप हैं, उन सब पे सेल्स टैक्स हम लगाएंगे, ठीक। लेकिन इस दायरे से उन्होंने कहा कि हम ग्रीन वेजिटेबल को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। क्यों? ताकि लोगों के लिए जो है महंगाई ना आ जाए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल उस दायरे में आएंगे। ये सारे के सारे जो है वो आपके कौन से टैक्स हो गए? तो ये सब जो है वो हमसे ही तो लिया जाता है। अल्टीमेट जो यूजर होता है, अभी जीएसटी जिसका नाम है, तो जीएसटी जो है वो अल्टीमेटली जो दिया जाता है वसूला किससे जाता है? एंड यूजर से। अगर किसी चीज पे जीएसटी है तो एंड यूजर के लिए उसका दाम बढ़ेगा या नहीं? हाँ, आप एडमिशन लेते तो भी हम जीएसटी लगा करके ही लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर वो जीएसटी ना रहे तो वो 18% हम कम लेंगे या ज्यादा? उतना कम लेंगे, यानी कि वो हम आपसे ही लेंगे, क्योंकि हमें किसको जमा करना है? क्योंकि हमारा इधर मान लीजिए 10,000 लेने का है तो हम 10,000 लेंगे। गवर्नमेंट हमें कहती है 18% का क्या दो, जीएसटी दो। अब हम आपसे 10,000 तो लेंगे क्योंकि वो हमारा खर्च है, लेकिन जो गवर्नमेंट को देना है वो भी जो है वो 1,180, यही हुआ ना आपका 1,800 रुपए, वो आपका जो है वो 1,800 एक्स्ट्रा हम आपसे लेंगे। यही चीज यहां पे कहा गया। तो उन्होंने क्या कहा, शुगर केन यानी कि चीनी मिल का, तो उन्होंने बोला कि ये भी तो ग्रीन वेजिटेबल है। क्यों? तो इसके पत्ते क्या होते हैं? अब मुझे बताइए, लॉ ने क्यों बोला था ग्रीन वेजिटेबल को इस दायरे से बाहर रखने? ताकि लोग जो किचन में यूज करते हैं, जो आम दिनचर्या में हम लोग यूज करते हैं, उसके कीमत में फर्क ना आए, क्योंकि वो किसान उगाते, छोटे छोटे किसान अपने खेतों में कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो लोग बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, गन्ना वगैरह उगा रहे हैं, और वो कहां जा रहा है, चीनी मिल में जा रहा है। तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूड्स शुगर केन? लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा तो ग्रीन वेजिटेबल का मतलब ग्रीन, तो ये इसमें आ जाएगा। तब उन्होंने बोला कि नहीं, वो मतलब लीजिए जो क्या किसके तरफ जाए, रिलीफ के तरफ, जो लॉ जो बनाया गया उस पर्पस की तरफ जाए, ये नहीं कि किसके तरफ जाए, डिफेक्ट की तरफ। तो कहा गया लीव द मिसचीफ, जो मिसचीफ उसमें है, जो डिफेक्ट को ही मिसचीफ बोलते हैं, उसको छोड़िए और किसकी तरफ बढ़िए, रेमेडी की तरफ बढ़िए। क्लियर था ये हमारा मिसचीफ रूल। और ये रूल सबसे पहले किस केस में आया था? हेडेन केस में। मैं सुसाइड कर लूंगा। अब याद रखिए, अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना पसंद आ रहा है तो अलग बात है, और सुसाइड लेकिन करूंगा तो नोट्स लिख करके जाऊंगा कि बच्चों ने जो है वो जवाब सही से नहीं दिया, इसीलिए मरते मरते से भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो यहां पे एकदम याद रखिए, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट रहेगा सब। किस रूल में, किस केस में आया था ये, और सबसे पहले ये कब डिसाइड हुआ था? डिसाइड करने वाली बॉडी कौन थी? एक्सचेकर ऑफ प्ली, कोर्ट ऑफ प्ली और बैरन ऑफ एक्सचेकर। और एक्सचेकर कोई जगह नहीं, इंग्लैंड का जो है वो कोर्ट का नाम था, मतलब इंग्लिश कोर्ट का नाम था। और कब डिसीजन हुआ था? 1804 में। और ये भी याद रखिएगा ये वर्ड कि किसने डिसाइड किया था, क्योंकि ये एमसीक्यू देखिए, अब मैं ये तो नहीं सीधे बोल सकता ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ दिमाग लगाई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ऑलरेडी हम लोग रिव्यू बोर्ड वगैरह में हैं। तो अगर कहीं कुछ बोलूं तो उसको समझेंगे, और नहीं अगर उतने भी समझदार नहीं होंगे तब आपकी रक्षा करेंगे सियाराम। तो यहां पे अगर बार बार बोलो तो इसका मतलब है कि उसका कुछ सेंस है कि कौन बॉडी पूछा, ये एमसीक्यू वगैरह का पार्ट रह सकता है। चलिए, अब यहां पे हमने जो है वो रूल ऑफ इजुडिशियम जनरिस, ये हमारा भी प्राइमरी रूल था। ये रूल बेसिकली क्या कहता है? तो सेम काइंड और सेम नेचर और मिसचिफ रूल में कंफ्यूजन है, इसलिए हमने कहा था कि इसमें हमेशा काउंटिंग जैसा दिया रहेगा, इन्यूमरेशन दिया रहेगा, जैसे ब्रेड, बटर, चीज एंड एनी अदर सब्सटेंस। तो इसका मतलब आगे बोल रहा है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये कह रहा है। हाँ,
बिल्कुल सेम क्लास का प्रोडक्ट कह रहा है कि अगर कोई भी चीज काउंटिंग में दिया हुआ रहे, जैसे अगर मैं जो है वो फिर बोलूं कि जो है वो मान लीजिए कि भिंडी, गोभी, करेला, ककड़ी, तो इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, तो एनी अदर बोला मैंने, तो एनी अदर में तो और कुछ भी हो सकता है, तो कहा एनी अदर यानी कि जनरल वर्ड। कहा कि अब जो अगला जनरल वर्ड आएगा वो हमेशा किस वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा, जो ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो उसी को बोलते हैं इन्यूमरेशन। का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, गिनती। तो जब भी कोई चीज इन्यूमरेशन में दिया रहेगा, काउंटिंग में दिया रहेगा, तो अगला जो वर्ड आएगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पहले जो है वो किसमें दिया हुआ है, काउंटिंग में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन याद रखिए अगर यहां पे मैं लिखूं कोई भी चीज, कि अगर मैंने वहां पे लिख दिया मान लीजिए कि भिंडी, गोभी, मतलब कैबेज या और कोई भी जो पालक, ये सब मैंने लिखा, एंड एनी अदर थिंग्स, तो एनी अदर थिंग्स में ईंट पत्थर नहीं होगा, ये तो आपने डिनाई कर दिया। लेकिन क्या वहां पे शुगर केन होगा, क्यों, सेम क्लास होना चाहिए, सेम स्पीसीज भी होना चाहिए, तो इसीलिए जो है वो इसका पार्ट हो गया रूल ऑफ एड्यूसडम जेनरिस का। लेकिन अगर सिर्फ कहीं लिखा हुआ है ग्रीन वेजिटेबल और उस ग्रीन वेजिटेबल में कोई कह रहा है कौन सा चीज, शुगर केन, तो वो किसका पार्ट हो गया, मिसचीफ रूल का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात समझ पा रहे हैं, एकदम साफ साफ बोलिए 100%। तो अगर मैं ये बात कहूं कि शुगर केन यानी ग्रीन वेजिटेबल में आया या नहीं, तो वो मिसचीफ रूल में देखिए। लेकिन अगर काउंटिंग में पहले दे दिया भिंडी, करेला, पपीता, ये एंड एनी अदर, तो भी शुगर केन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कहा गया कि सबसे पहले जो है वो एक क्लास का होना चाहिए, और जो आपका जनरल वर्ड होगा वो जो है हमेशा स्पेशल वर्ड के अकॉर्डिंग होगा, और ये हमेशा इन्यूमरेशन में, इन्यूमरेशन का मतलब क्या हो गया, काउंटिंग में होना। और एग्जाम्पल भी हमने लिया था, अगर कहीं पे लिखा, जब तक साफ तौर पे लिख ना दिया जाए, और अगर साफ तौर पे लिख दिया जाए तो शामिल करेंगे या नहीं। जैसे देखिए मैंने कहा कि ऑल द, यहां पे जो एग्जाम्पल है, ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड एनी अदर मोटर पावर्ड वॉट, मोटर पावर्ड व्हीकल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब स्कूटी हुआ, स्कूटी तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब स्कूटी हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, मोटर पावर। इसका मतलब एरोप्लेन हुआ, क्यों, एरोप्लेन को आप हाथ से उड़ाते हैं, हाँ नहीं, लेकिन उसका भी मोटर पावर ही लगेगा, है तो उसमें भी मोटर पावर। अब उसके इंजन का जो भी स्पेसिफिकेशन हो, लेकिन उसमें मोटर पावर लगा हुआ है, या जो है वो बिना मोटर के चलता है, मैकेनिकली चलता है, मोटर उसमें भी लगा हुआ है, लेकिन वो उस स्पेसीज में नहीं आया। क्या पानी का जहाज लेंगे, उसमें भी तो मोटर व्हीकल्स होते हैं लगा हुआ, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो, बिल्कुल ये सब जो है वो पानी पे, जमीन पे चलने वाले, और आप जिसकी बात करें वो किसका है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे लिख देता है दिस एंड ऑल द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड इन वाटर, तो ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पे बोला ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड अदर मोटर पावर व्हीकल्स इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज्ड इन वाटर, और अब मैंने बोला वो पानी के चप्पू से चलने वाला नाव, तो वो होगा, क्यों, मैंने तो बोला इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, मैंने इस बार इंक्लूड भी बोला, लेकिन वहां पे वो किस चीज से नहीं चल रहा है, चप्पू से चला रहे। लेकिन अगर उसी पे जो आप जेनसेट लगा दीजिएगा तो वो शामिल हो जाएगा। लेकिन तब भी क्या एरोप्लेन होगा, नहीं, क्योंकि अभी तक आपने उसको स्पेशली इंक्लूड नहीं किया है। तो ये रूल हमारा क्लियर था। इसमें और मिसचीफ में आप अंतर समझ गए कैसे होगा, ये हमेशा इन्यूमरेशन में होगा, काउंटिंग में होगा, पहले जो है वो ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ होगा। चलिए, तो अब हमने प्राइमरी रूल सारा का सारा पढ़ लिया था, और प्राइमरी रूल का जो है वो हमने जो है वो हर एक एग्जाम्पल भी देख लिया था। तो यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में हमारा तय था। यहां तक में जल्दी बताइए, कोई गिला शिकवा, दुख दर्द, बढ़े आगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन है फटाक से लॉग इन कीजिए, कोई दुख तकलीफ हो तो प्लीज आप भी बताइए। चलिए, अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, अदर रूल, उसी को सेकेंडरी जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, अदर रूल। एकदम ध्यान से अभी सुनिएगा, तब लिखने वाले पे आइएगा, सिर्फ सुनना है। अभी लिखने का मैं टाइम दे दूंगा, क्योंकि पहले यहां डाल लेते, क्योंकि आप देखते हैं मैं टाइम देता हूं आपको लिखने के लिए। जब मैं बोल दूं साथ में लिखते रहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी एकदम ध्यान से समझना होगा इस पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये भी एक मैगजिम है, आप मुहावरा समझिए,
लैटिन मैक्सिम है, लैटिन का लाया हुआ वर्ड, क्योंकि लैटिन के बड़े सारे वर्ड हमने क्या किए हैं, लॉ में यूज किए हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशियो यूनिट्स एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। अब मैंने आपको बोला था कि हर लैटिन मैगजीन में कोई एक वर्ड पकड़ करके रखना होगा ताकि उसका मतलब याद रह सके, वरना ये मुश्किल हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब है कि अगर आपने जो है किसी चीज को एक्सप्रेस मेंशन किया है तो इसका मतलब है कि बाकी चीज को आपने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। बस इतना ही कहने के लिए ये आया। जैसे मैं अगर बोलूं दिन में तारे दिखा देना, यही हुआ ना मतलब कि किसी को जब आप जोर से ठोकते हैं, बजाते हैं, तो उसे दिन में तारे दिखने लगते हैं या नहीं? आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, यही हुआ। तो ये सब क्या है, मुहावरा भी तो है। ईंट से ईंट बजा देना, या तो एक ईंट वो फेंका, दूसरा ईंट में, और दोनों बजा रहे हैं। ईंट से ईंट बजाना नहीं, क्या करना, करारा जवाब देना, नहीं बोलते हैं ईंट से ईंट बजा देना। ठीक वैसे ही अंतर बस इतना ही कि वो हमारे अपने जो है वो लैंग्वेज के थे तो समझने में क्या हो गया, आसानी, क्योंकि लगातार सुनते आ रहे हैं। वैसे ही इस जो है वो लैटिन मैगजीन का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को एक्सप्रेसली एक चीज को इंक्लूड किया गया, इसका मतलब बाकी चीज को क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया। अब इसी से समझ लीजिए, देखिए एक्सप्रेशियो और एक्सक्लूसियो, मुझे इसी से ये ध्यान रहता था। तो अब तो मुझे रटा हुआ नहीं रहे तो चलेगा, मैं तो रेफरेंस से पढ़ा सकता हूं, देख के पढ़ा सकता हूं। आपको एग्जाम में क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशियो और एक्सक्लूसियो, तो एक्सप्रेसली अगर आपने किसी चीज को इंक्लूड किया हुआ है तो उसका मतलब बाकी चीज क्या हो गया। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आज ही हमने पढ़ा है, याद कीजिए, जो हम लोग पढ़ते हैं, लिस्ट पढ़ते हैं, नहीं बोल रहा था आपको एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव, याद आया, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो ये जो आप जो पढ़ते हैं कि कोई चीज अगर एग्जॉस्टिव, इसका मतलब अगर लिख दिया गया इतना ही है तो इसका मतलब जितना चीज लिखा हो उसके अलावा बाकी चीज क्या है, एक्सक्लूड है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि मैं क्या क्या खा सकता हूं, अगर मान लीजिए कोई जो है जॉन्डिस का पेशेंट है, डायबिटिक है, तो उन्होंने बता दिया कि आप ये चीज खा सकते हैं, तो इसका मतलब बाकी चीज उसे खाना है या नहीं खाना है, नहीं खाना। इसका मतलब एक्सप्रेसली तो इंक्लूड उन्होंने तीन ही चीज को किया, तो तीन ही चीज बताया, तो एक्सप्रेसली अगर तीन चीज बताया इसको तो बाकी चीज क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो यही कहते हैं कि अगर किसी चीज को, जैसे लॉ में दिया रहेगा कि क्या क्या और किस किस सिचुएशन में जो है वो किसी को जो है वो डायरेक्टर को जो है वो आपको जो है वो हटाया जा सकता है। पढ़िएगा, आगे आएगा डायरेक्टर वगैरह का, कि डायरेक्टर को कब कब जो है उनका ऑफिस वेकेंट माना जाएगा या कब कब उसे हटाया जा सकता है। तो दिया रहेगा कि इन सिचुएशन में, इसका मतलब इस सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन अगर है तो वो इसमें शामिल है नहीं, इसके अलावा और किसी सिचुएशन में हटाया नहीं जा सकता है। तो यही मतलब हुआ कि अगर किसी चीज का लिस्ट दिया हुआ है और एक्सप्रेसली कहा हुआ है कि इसी चीज पे एप्लीकेबल होगा, इसका मतलब बाकी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। If one or more thing of a particular class are expressly mentioned in an enactment, that means other things belonging to same particular class are what? Excluded from the domain of enactment. इसका मतलब सिर्फ उसी जगह है, बाकी चीज उस दायरे से क्या है, बाहर है। The maxim ought not to be applied when its application having regard to the subject matter to which it is to be applied lead to inconsistency or what? कहा फिर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनमें से किसी भी चीज को देख लें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये चीजें इसलिए करनी है क्योंकि लॉ का कुछ पर्पस था जिसके लिए बना था। तो उस चीज के कंसिस्टेंसी को क्या करते हुए, देखते हुए आपको ये क्या करना है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करना है। क्लियर है ये चीज? पहला चीज, अगर कोई भी चीज एक्सप्रेसली इंक्लूड है तो इसका मतलब बाकी चीज क्या है, बस इतना ही बात। दूसरी बात, जब इस चीज को अप्लाई करने लगेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि किस इंटेंशन और किस पर्पस के लिए आपका क्या बना है, लॉ बना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस लॉ को इंटरप्रेट करके उस लॉ के पर्पस को पूरा करना है, ना कि उसको क्या करना है, डिफीट करना है। लेकिन अगर एक्सक्लूड होने से कोई इनजस्टिस भी हो जाए तो भी आप इमोशनल नहीं होंगे, और अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जब हम लोग पहला रूल पढ़ रहे थे, लिटरल इंटरप्रिटेशन, जहां लिखा हुआ है कि अगर इसने इस तरह का हीनियस क्राइम किया है तो उसे जो है मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, हैंग देम टिल डेथ। अब वो जज फैसला सुनाए या ना सुनाए,
कैसे सुनाएगा? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेला वो कमाने वाला है। तो जज इन बातों को देखे या लॉ में जो लिखा हुआ है उसको देखे? बिल्कुल। चाहे वो ये ना देखे कि इससे कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा, किसी का घर टूट जाएगा, बिल्कुल ही नहीं। अगर लॉ के स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर मैच कर रहे हैं तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा ये देखना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम डायरेक्टली है उस पर क्या सुनाना? फैसला सुनाना। क्लियर है ये चीज? चलिए, कॉन्टेम्परेरो पेरेना एक्सपोशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। अब फिर इसमें जो है वो कौन सा चीज कैसे ध्यान रखेंगे, जब यहां पे आएंगे तो खुद आपको जो है वो दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मैगजिम कॉन्टेम्पोररी, द वर्ड यूज इन द स्टैट्यूट आर टू बी कंस्ट्रक्ट द सेम मीनिंग एज दे हैड व्हेन द स्टेटस वाज पास स्टैट्यूट वाज पास्ड। मुझे एक चीज बताइए, आज ही फैक्ट्रीज एक्ट हम पढ़ रहे थे, कब आया था? ठीक है, 1948 में। कंपनीज एक्ट भी आपने पढ़ा है आज, कब आया? 13, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, जो 48 में आया, जो 13 में आया, उन दोनों के लिए जो चीज और जो सेंस लगाया जाएगा वो एक जैसा होगा या अलग अलग? 1948 के सिचुएशन के बेसिस पे फैक्ट्रीज एक्ट बना था या आज के सिचुएशन के बेसिस पे? इसका मतलब जब हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा तो हमें उस समय के हालात में जाना होगा या अभी के हालात में? एक और एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। कौन सा लॉ बोला? ये एक्ट आपका उसी समय आया था, 50 से पहले। और क्यों ये आया था? क्योंकि उस समय ये एक्ट आया किस पर्पस के लिए, पहले ये बताता हूं, तब ये बात समझ में आएगा। ये बनाया गया था कि जो भी वर्क प्लेसेज है, उस वर्क प्लेस पे वुमेन वर्कर हो चाहे मेल वर्कर हो, उन दोनों को सेम फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें सेम जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए, उनका प्रमोशन जो है वो सेम तरीके से होना चाहिए। अब सेम का मतलब ये नहीं कि काम ना करे तो भी, वो नहीं। अगर दोनों जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन एक जैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मेल है और ये फीमेल है, इस बेसिस पे ना उनके सैलरी में डिस्क्रिपेंसी होनी चाहिए, ना उनके प्रमोशन में होना चाहिए, और ना ही उनके रिक्रूटमेंट में होना चाहिए। हाँ, अगर मेडिकल ग्राउंड पे कुछ जगह पे प्रोहिबिटेड है, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो अगर कुछ मेडिकल ग्राउंड पे कहा हुआ है कि वुमेन इस तरह के काम में नहीं रहेंगे, तो उसको छोड़ करके और किसी भी जगह पे आप उनके एम्प्लॉयमेंट पे रोक नहीं लगा सकते और उनको सैलरी कम नहीं देंगे। मतलब एक सीएस अगर जो है मेल हो या फीमेल हो, दोनों की सैलरी अगर एक जैसा क्वालिफिकेशन है, उसी कंपनी में है, तो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, सही में बोले तो क्या आज के लिए उतना एप्लीकेबल है? आज तो उल्टा होता, पहले फीमेल को वर्क मिल जाएगा। अगर 2 लोग हैं, आप बोलेगा सर ऐसे करके आप क्यों बोल रहे? मैं ऐसे करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कि क्योंकि एक नॉर्मली बोला जाता है, रिसेप्शन वगैरह पे आप जाइए, आप देखिए ज्यादातर आपको जो है वो फीमेल दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि बाय नेचर कहते हैं भाई उनका स्वभाव थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट होता है, प्लीजेंट होता है। लड़के जो पहले ही चंठ जैसे दिखते हैं, तो जो सामने आया हुआ है शायद देख करके ही क्या हो जाए, मैं भी वही हूं, तो देख करके अब देखिए ना मेरा शक्ल सूरत कैसा लगा। देखिए ये लोग दिखेंगे और ये पढ़ाने आएंगे, मैम पढ़ाने आएंगे, कितना अच्छा आपको लगता होगा। जैसे ही मैं आता होगा आप सोचते हैं आ गए खरदूस से, कैसा मुंह लेके आए हैं, थोड़ा अच्छा रहते तो पढ़ने में भी अच्छा। अब क्या कीजिएगा, अब है तो है ऐसा, लेकिन पढ़ा दूंगा अच्छा, बस उससे मैनेज कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो ठीक वही चीज क्या आज के समय के लिए एप्लीकेबल हुआ? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को आज के अकॉर्डिंग देखे या उस समय के अकॉर्डिंग? अरे भाई उस समय जो है वो वुमेन को वर्क पे रखते ही नहीं थे, उनको दबा करके सप्रेस करके रखते थे। आज की नारी तो लक्ष्मीबाई, दुर्गा, उस समय जो है बहुत ज्यादा सप्रेस था या नहीं था, ये सबके बारे में, चाहे वो मेरे मदर हो, मेरी सिस्टर हो, चाहे कोई भी और है। और आज के समय में तो कहा गया कि इसीलिए जब आप लॉ को देखने लगते हैं, ये यही कह रहा है, तो ये देखिए, क्या देखिए? अप्लाइड टू व्हाट, किस स्टैट्यूट पे है? पुराने एंशिएंट का मतलब वही पुराने, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वगैरह हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वगैरह। क्यों इतना ज्यादा चीज उस समय ये प्रोवाइड किया जाता था? इसीलिए क्योंकि एक तो वो काम पे नहीं रखना चाहते थे, जरा सोचिए, और दूसरा काम पे भी रखना है, वो बना दिया उसके लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। और फिर कह रहे हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट के तहत इतने दिन तक, 6 महीने तक अगर वो नहीं भी आएंगे तो आपको सैलरी क्या करनी पड़ेगी? अब मुझे बताइए, अगर लॉ नहीं बना रहे तो वो दें? वो तो चाहेंगे ही नहीं रखना कि किसी ऐसे पचड़े में ही नहीं पड़ना है कि कल को केस ना आ जाए। तो यहां पे यही कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम द वर्ड यूज इन स्टैट्यूट आर टू बी कंस्ट्रूड, कैसा? द सेम मीनिंग एज दे हैड व्हेन द स्टैट्यूट वाज पास।
अब अभी के तहत मत देखिए, जिस समय इक्वल रिम्यूनरेशन आया था उस समय के अकॉर्डिंग देखिए, और ये ज्यादातर किस में लागू होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने होंगे उसी में ना। अभी वाले में तो जब समय ही आज का है तो हमें कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा कि उस समय हालात क्या होंगे तो पाताल क्या होंगे? नहीं, जो है आपके सामने है, कंपनी लॉ है, आज के समय में बना है, आपको आज का पता है। 1948 में जाने के लिए आपको सेंस को समझना पड़ेगा कि उस समय तुरंत तुरंत अंग्रेजों से जो है वो आजादी मिली थी, और जो जमींदार और बाकी लोग थे या जो उस समय वेल ब्लेस्ड थे, उनका टेंडेंसी भी अंग्रेजों की तरह था कि जो निचले तबके के लोग हैं या जिन लोगों का ज्यादा जो अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है उनको उसी तरह से काम करवाओ। तभी ना बनाना पड़ा हमें इस तरह के सारे लेबर लॉ के प्रोविजन आजादी के तुरंत बाद क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था कि उधर वाले अंग्रेज गए और दूसरे अंग्रेज इधर वाले ना बन जाए। तो आपको जितने भी ये प्रोविजन देखने होंगे, जब बना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लियर है? यही हमारा कहता है कॉन्टेम्परेना एक्सप्रेसियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। अब ये जो है आज मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड कुछ। अब आप इसके पहले लाइन को जरा देखिए और जरा याद कीजिए कि आज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में कुछ पढ़ाते वक्त मैंने जो है वो जिक्र किया था और आपको कहा था कि अभी तो आप इसको रीजनेबल या गोल्डन रूल ले लीजिए। रुकिए कोई बोलिएगा नहीं। मैंने आपको बोला था कि अभी तो आप तत्काल के लिए रीजनेबल गोल्डन रूल लगा लीजिए, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। ये पूरा सत्य प्रॉमिस किया था उस समय कि आज ही बताऊंगा, और वो भी जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, तो अब वो शुभ घड़ी आ गया है। 30 सेकेंड का आपके पास समय है, मुझे उस जगह आप वापस लेकर के जाइए कि कौन सा ऐसा चीज था जो यहां से कोरिलेट होगा, क्योंकि ये जो है नॉस्टियर एकोसिस, इसका मतलब होता है इट इज नोन बाय इट्स। अब मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे कुछ बोला था, उससे आते हैं। सोचने का समय शुरू होता है आपका अब, जिससे पूछूंगा वही जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी तैयार रहेंगे, ये बोलेंगे नहीं सर तब तो हम लॉगिन ही नहीं करेंगे, हम तो बच सकते हैं आपसे दूर रह करके। अगर याद आए तो आप बतलाएंगे जिनको जिनको कि सर मुझे याद है किस जगह था। चलिए जेब्रा क्रॉसिंग आप बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट, आपको याद है? रुकिए पहले मैं पूछ, ब्लू क्या? हाँ अब याद आया? याद कीजिए, प्लांट मशीनरी था जहां प्लांट एंड सिस्टम वर्ड लिखा हुआ था। तो मैंने बोला इस प्लांट को पौधा समझे या प्लांट एंड मशीनरी वाला समझे? तो आप लोगों ने भी कहा था, और मैंने कहा था कि क्या इसको हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन किया है? तो आपने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा कौन सा मैगजीम लगाया है? तो आपने तो कहा था गोल्डन। मैंने बोला था अभी के लिए मैं मान लेता हूं क्योंकि अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन ये भी बोला था कि आज ही बताऊंगा। तो आप देखिएगा ये बेसिकली जो रूल लग रहा है वो क्या है? नॉस्टियर एकोसिस। क्या है? नॉस्टियर एकोसिस, जिसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो वर्ड एक साथ हैं हमेशा वो किसके साथ आए हैं इसके बेसिस पे मीनिंग को लेंगे। जैसे अगर लिखा हुआ है मशीनरी, अब बताइए इस प्लांट का मतलब बदला? तो यहां पे प्लांट किसके अकॉर्डिंग आया? अपने एसोसिएट के अकॉर्डिंग, ट्री के अकॉर्डिंग, पेड़ पौधे जिसका मतलब हुआ। और यहां पे हो गया कल कारखाने, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका मतलब ये प्लांट अपने इस एसोसिएट के साथ और ये अपने एसोसिएट के साथ। क्लियर है? अब देखिए कहने के लिए वहां पे हम दूसरा रूल भी लगा सकते थे, लेकिन याद रखिएगा अगर ऐसे करके ऑब्जेक्टिव दे दिया कि फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस विच रूल इज एप्लीकेबल, गोल्डन रूल भी देंगे ऑप्शन में, मत घबराइए। गोल्डन रूल भी देंगे और उसके नाम को भी बदल देंगे, एक में गोल्डन ऑप्शन में देंगे, एक में रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ताकि आप और कंफ्यूज होइए। और इधर जो है वो क्या करते हैं, एक तरफ लिख दिया नॉस्टियर एकोसिस, तो ऐसे केस में आपका जवाब क्या होगा? नॉस्टियर एकोसिस। तो यही कहता है इन अदर वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड वुड बी नोन फ्रॉम इट्स व्हाट? अकंपनिंग, और जो इसको कंपनी दे रहा है। तो यहां पे प्लांट मशीनरी के साथ और यहां पे प्लांट किसके लिए? ट्री के लिए। द रूल स्टेट दैट वेयर 2 or more वर्ड्स विच आर सस्केप्टेबल ऑफ एनालोगस मीनिंग, यानी कि एक से क्या हो उसका
ज्यादा मतलब हो, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे, आर कपल टुगेदर, दे आर अंडरस्टूड इन देयर कॉग्नेट सेंस, यानी कि जो सेंस वहां दिया हुआ है जो उस एसोसिएट वर्ड के साथ होगा उसी सेंस में लेंगे। तो कौन सा सेंस लगाएंगे यहां? कॉग्नेट सेंस लगाएंगे, जिसको सेंसेबल भी हम कहते हैं। और किसके अकॉर्डिंग? जो इसके साथ एग्जिस्टिंग वर्ड दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है ये बात? लेकिन अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, कब? व्हेन द कॉन्टेक्स्ट एक्सक्लूड्स दैट प्रिंसिपल। अब याद रखिए यहां पे कह रहे कि अगर कह दे कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वेयर इट वुड कॉज इनजस्टिस और एब्सर्डिटी, क्या हो रहा है उससे? गलत मतलब सेंस ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। व्हेन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आर बीइंग डिल्ट विथ, अगर दो अलग अलग सर्कमस्टांसेस को डील कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ड एसोसिएट वर्ड साथ में आता है तो हम देखेंगे कि अगर मीनिंग नहीं निकालेंगे उसका अपने एसोसिएट के साथ तो उससे एब्सर्डिटी आ रहा है, उससे जो है वो डिसीजन नहीं आ रहा है और उससे सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो वैसे केस में उसका मतलब हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? उसके एसोसिएट या जो उसके अकम्पेनिंग वर्ड है उसके साथ लेंगे। क्लियर है? जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, और वो होता है बेसिकली वर्ड नहीं होकर के, बेसिकली वहां पे हो गया सेंटेंस को लेकर के। जैसे रेड लाइट हैड बीन जंप्ड एंड ए फाइन ऑफ ₹500 इम्पोज्ड या 1000 इम्पोज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस। रेड लाइट हैज बीन जंप्ड मतलब ये ऐसे कूदना नहीं, रेड लाइट जंप का मतलब रेड लाइट में आप आगे निकल गए तो फाइन 1000 रुपए का लगाया गया। तो अब दूसरा चीज मैं कह रहा हूं, when somebody is asking to you how are you, you are saying I am fine। आपसे किसी ने पूछा आप कैसे, आपका जवाब क्या है? I am। तो फाइन का मतलब क्या हुआ? यहां क्या हुआ और वहां क्या हुआ? तो एक जगह फाइन का मतलब वेल बीइंग, फाइन, आई एम फाइन, वेल बीइंग के लिए, और एक जगह फाइन का मतलब क्या हो गया? पेनल्टी। अगर आप इस चीज को एकम्पेनिंग के साथ नहीं लेंगे तो मुझे बताइए एब्सर्डिटी देगा या नहीं देगा? क्या सेंस निकल करके आएगा? रेड लाइट हैज बीन क्रॉस, सो बहुत अच्छा 1000 रुपया। अब देखिए ना, मतलब लगा दिया, फाइन का मतलब बहुत अच्छा ही मानते हैं, तो एक बहुत अच्छा 1000 रुपया इम्पोज। क्या हुआ? मुझे तो कोई सेंस नहीं दिख रहा है। कोई आपसे पूछा हाउ आर यू, तो मैं एक पेनल्टी हूं। इससे अच्छा बोलिए वो अक्षय कुमार जैसा मैं पनौती हूं। नहीं, एक पनौती जैसा कोई मूवी आया था। तो अब बेसिकली ये क्लियर है हमारा? क्लियर? चलिए, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। अब आप मुझे बताइए लिबरल का मतलब? ठीक है, यानी किसी चीज को उतना जो है जैसे लिखा है वैसे ही इंटरप्रेट नहीं करना, क्या कहलाया? लिबरल। और स्ट्रिक्ट का मतलब? अब देखिए ये जो सेकेंडरी रूल है ये ऑलरेडी पहले हम डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में था। स्ट्रिक्ट रूल और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हमेशा रखता है जब कोई पेनल प्रोविजन हो। जैसे लिखा, अगर 1000 रुपया लिखा है तो क्या करेंगे? 500 लिखा है तो 500। अगर लिखा है 6 मंथ्स का इंप्रीजमेंट, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री अकोमोडेशन, पोसंपा भाई, तो बस वही मतलब उसका हो गया कि भाई इंप्रीजमेंट हो गया। अगर कहीं पे जो है वो बाकी चीजें हैं तो कहा गया कि जो चीज पेनल्टी नेचर का नहीं है, जहां पे और इंटरप्रिटेशन जा सकता है, तो वहां पे, जैसे लिबरल का मैं बताता हूं, लॉ हम पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग लेबर लॉ ही पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्या बोलता हूं वहां पे लेने के लिए? नहीं बोलता थोड़ा इमोशनल, तो इमोशनल वर्ड थोड़ा ना कहीं रूल में है। रूल में वो क्या है, वो क्या नाम है उसका ना, ये वाला, सिर्फ ये लिबरल कंस्ट्रक्शन। तो जब आप लेबर लॉ के किसी प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, देख रहे होते हैं, तो वहां पे जो आप इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो कैसा रहता है? लिबरल रहता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब पेनल प्रोविजन लगा रहे होते हैं तो वहां पे क्या रहता है? स्ट्रिक्ट रहता है। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों को मिला करके उन्होंने बोल दिया स्ट्रिक्ट एंड लीगल। अब देखिए क्या लिख रहा है, इफ द वर्ड आर एम्बिगुअस द कोर्ट कैन अटेम्प्ट टू डिस्कवर द इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ, ये हर जगह है। अब पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को बताए। मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था कि मुझे तो 2 ही रूल दिखते हैं, सही में बोलूं तो, एक है लिटरल इंटरप्रिटेशन और एक आपका कहता है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। अगर ये 2 बात का ध्यान रखें तो उसी के अकॉर्डिंग सारा घूम रहा होता है। मिसचीफ रूल लगाइए, चाहे आप जो है वो हेडन रूल लगाइए,
चाहे आप जो है वो कोई भी और रूल लगाइए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाइए, अल्टीमेटली पहुंचना तो उसी चीज पे है कि भाई किस पर्पस के लिए और किस इंटेंशन के लिए ये लॉ क्या है बना है। कब? जब आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालना पॉसिबल ना हो। लेकिन हम इतने बड़े चाचा चौधरी नहीं बनेंगे, ये बड़ा सा रिमार्क लिख करके नहीं आएंगे कि पूछा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तब लिखेंगे एज पर माई कंसर्न या एज पर माई विशेष देयर शुड बी ओनली टू टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो भी सोचेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी बोलने वाला है, बट व्हाट यू आर सेइंग लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, दैट्स इट। तो वो भी रजनीकांत के स्टाइल में आपको लिखेगा वेरी वेल, दैट्स इट। पॉसिबल? जीरो मिला। तो इसीलिए हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए दो ही बात आती है, या तो जैसे लिखा है वैसे, और या फिर जो इंटेंशन किसका था, लेजिस्लेचर का। लॉ बनाते वक्त जिस पर्पस के लिए किया गया उस पर्पस को क्या किया जाना, पूरा किया जाना। क्लियर है ये चीज? तो अब देखिए हम लोगों ने इसका सारा का सारा प्राइमरी रूल देख लिया था, और अभी क्या देख लिया, कर लिया ये भी। अब इसके बाद जो पड़ाव आएगा वो कुछ और है। अब देखिए, अगर मामला कहीं भी कोर्ट में पहुंचता है, हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो देखा है ये किन के लिए देखा कि अगर मामला कहां पे पहुंचे, कोर्ट में। जब भी मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट का काम क्या होता है, जजमेंट देना। और इस जजमेंट को देने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरप्रिटेशन की। अगर लॉ में जो चीज लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर ने जो लिखा है, कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई दो मीनिंग नहीं है उसका, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, बोलिए किस चीज को लेंगे, किस इंटरप्रिटेशन को? क्या वो कंसिक्वेंसेस चेक करेंगे? नो। ठीक है। अगर कहीं पे कोई इश्यू आया जहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चल रहा, तो बहुत सारे हमने क्या पढ़ा हुआ है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, जिसको भी लगाना रहेगा, अगर मल्टीपल भी लगाना है तो मल्टीपल चीजों को लगाएंगे और क्या सुनाएंगे, जजमेंट सुनाएंगे। लेकिन जब वो जजमेंट सुनाते हैं तो कहा गया कि प्रिजम्पशन वर्ड एक इस्तेमाल किया गया। प्रिजम्पशन वर्ड का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज नॉट वेल रिटन देन वी प्रिज्यूम समथिंग। अगर कोई बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ना पता हो तो आप क्या लेते हैं, प्रिजम्पशन लेते हैं। जैसे पापा आज आएंगे या नहीं, नहीं। अब इसमें जो है वो जवाब देखिए किस तरह का होगा। अगर जो है वो आपको पता है, जाते वक्त पापा ने आपको बोला था कि बेटा मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा, हो सकता है मम्मा किचन में होगी, वॉशरूम में होगी, उनको नहीं बताएं, लेकिन आपको पापा ने बोला था कि बेटा मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, ऑफिस की एक मीटिंग है, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा। मम्मा आपसे पूछेगी कि बेटा बताना पापा आज आएंगे कि नहीं। अब मुझे बताइए, आप जवाब देंगे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या पहले प्रिजम्पशन लेंगे? क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? पापा नहीं बोला था, तो क्या यहां प्रिजम्पशन लेने की जरूरत है कि पापा घर को ही तो आएंगे, कहीं और थोड़ा ना जाएंगे, ऑफिस के बाद हर दिन घर आते हैं इसलिए आज भी पापा घर आएंगे। अगर ये किया तो ये प्रिजम्पशन कहलाया। क्या कहलाया? प्रिजम्पशन। लेकिन पापा खुद बोल के गए कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, तो कोई प्रिजम्पशन नहीं हुआ, यस पापा इज कमिंग। लेकिन अगर जो है वो मान लीजिए कि क्लास है और क्लास में जो है वो एक दिन मान लीजिए कि मैम नहीं आई, मान लीजिए दिशा मैम की तबीयत खराब या कुछ भी और मैम नहीं आई। अब अगले दिन जो है वो आपको लगा कि आज मैम आएगी कि नहीं आएगी। कुछ बच्चों का प्रिजम्पशन क्या होगा, कुछ का होगा। अब यहां प्रिजम्पशन की जरूरत पड़ी ना, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पिछले दिन मैम बीमार थी, तो अब ये कि मैम ठीक हो गई होंगी तो आएंगी ही, और नहीं हुई होगी तो। अब देखिए, यही प्रिजम्पशन के लिए भी रूल होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं हर दिन आ रहा हूं, अब कल क्लास, अगली क्लास, कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे जो आपका रहता है, तो अगली क्लास में मैं आऊंगा या नहीं। तो इसका मतलब जब आप इस चीज को प्रिजम्पशन लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हाँ। क्या प्रिजम्पशन आपने लिया कि चूंकि अगर मैं बोलता कि मैं आऊंगा ही तो कोई प्रिजम्पशन नहीं, लेकिन ह्यूमन बीइंग है तो आपने क्या कर दिया, एक प्रिजम्पशन ले लेकिन लगातार तो हर दिन सर आते ही है क्लास में, तो क्या करेंगे, सर आएंगे। प्रिजम्पशन आप ये भी तो ले सकते हैं कि आज सर आ रहे होंगे, पक्का जो है वो इनका एक्सीडेंट हो गया होगा, बहुत हम लोग को सता है, मर मुड़ गए होंगे। अब देखिए, प्रिजम्पशन का मतलब तो ये भी हो सकता, नहीं हो सकता। आप ही ने प्रिजम्पशन लिया कि नहीं हर दिन सर आते हैं, तो आज भी क्या होगा, सर जो है वो आ जाएंगे टाइम पे, क्लास होगी। और एक ने प्रिजम्पशन लिया कि नहीं
मुझे बहुत तंग किया है, मुझे बहुत दुबला पतला बोला है, तो ये जो है वो उड़ गए होंगे। अब बताइए, प्रिजम्पशन का भी रूल होना चाहिए या नहीं? अगर इन्होंने ऐसा प्रिजम्पशन लिया तो गलत, मुझे मारा इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने इस तरह का प्रिजम्पशन लिया, ये प्रिजम्पशन वाइल्ड ज्यादा हो गया या नहीं हो गया? तो ऐसे ही कोर्ट को भी प्रिजम्पशन की जरूरत पड़ सकती है या नहीं? तो इसका तो प्रिजम्पशन का कुछ रूल रहे या नहीं? यहां पे प्रिजम्पशन लेते हो तो यही आपको लेना चाहिए ना, कि अगर हर दिन आ रहे हैं तो हम प्रिजम्पशन क्या लेंगे कि ही इज अनटिल अनलेस एक्सेप्शन इज नॉट कमिंग, जब तक आपको बताया ना जाए तो आप तो यही प्रिज्यूम करेंगे। बस यही प्रॉब्लम आया कोर्ट के साथ भी। कोर्ट ने कहा, कोर्ट में जब कोई चीज फैसले के लिए प्रिजम्पशन कोर्ट को लेना है, हमें और आपको नहीं, क्योंकि फैसला कौन सुनाएंगे? और ऐसे अगर हम और आप फैसला सुनाने लगे तो हम भी क्या लेंगे? प्रिजम्पशन। लेकिन कब? When there is not perfect information is given, जब इंफॉर्मेशन पूरे तरह से नहीं दिया हुआ है, then only we will go for presumption। तो देखिए यहां क्या कह रहे हैं, where the meaning of a statute is clear। स्टैट्यूट में मतलब क्या है? कोर्ट को क्या कहीं भी किसी तरह का प्रिजम्पशन अप्लाई करने का लिबर्टी है? का बिल्कुल ही नहीं। पापा ने बोला मैं शाम में आ रहा हूं, कोई प्रिजम्पशन लीजिएगा? कुछ नहीं, मैं क्लास जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कल मैं क्लास आ रहा हूं या इतने बजे क्लास होगी, कुछ प्रिजम्पशन लेना है आपको? बिल्कुल ही नहीं। आप प्रिजम्पशन के लिए आप अलाउड नहीं है। बट व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर, पापा घर से निकले हैं, उनका इंटेंशन, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो है वो आपको रात में बोला था कि ज्यादा मीटिंग वगैरह अगर रही तो मैं जो है वो ऑफिस से ही जो है वो अगली मीटिंग पे चला जाऊंगा, तो उस केस में नहीं भी आ पाऊं। इंटेंशन साफ नहीं पता चल पा रहा है कि आज पापा आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि कल कह रहे थे ऑफिस में बहुत काम है, बहुत काम है, शायद रुकना पड़ सकता है। उन्होंने बोला बहुत काम है, उसके बाद वहां जाना पड़ सकता है। अब देखिए पापा का इंटेंशन आज के लिए क्लियर है? आज के लिए इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा है। कल जाते वक्त उन्होंने बोला था कि मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगा, तो प्रिजम्पशन लेंगे? नहीं, प्रिजम्पशन नहीं लेंगे। लेकिन इस बार कह रहे थे कि बहुत काम है कल ऑफिस में, बहुत लेट हो जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं, वही रुकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब पापा का ही जो इंटेंशन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो आ पाएंगे या नहीं, तो अब आप प्रिजम्पशन लेंगे। अगर 7 बज रहा है तो अभी आप सोचेंगे नहीं अभी तो टाइम है, अभी पापा आ सकते हैं। 8 बजे अभी भी टाइम है। 10 बज गया तो आप कहेंगे नहीं अब तो पापा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था ज्यादा रात हो जाएगी तो क्या करेंगे, शायद रुक जाए। अब देखिए आपको प्रिजम्पशन लेना पड़ा। ठीक वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि प्रिजम्पशन सिर्फ और सिर्फ तब जब लेजिस्लेचर का इंटेंशन जो है वो क्लियर ना हो रहा है तो ये क्या लेंगे, प्रिजम्पशन। लेकिन जब प्रिजम्पशन भी लेंगे तो उसका भी सर्टेन क्या होगा, गाइडलाइन होगा। प्रिजम्पशन लीजिए तो ये नहीं कि सीधे जो कहीं सर मर जाएंगे तो क्लास नहीं आएंगे। प्रिजम्पशन भी एक लीजिए कि हो सकता है सर को कोई क्या आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, या सीधे मार दीजिए। पॉसिबल ये भी है कि मैं मर जाऊं, लेकिन प्रिजम्पशन लेते वक्त भी इंटेंसिटी क्या हो सकता है, सर को कोई क्या आ गया हो, अर्जेंट काम आ गया हो। एक लेवल हुआ। दूसरा हुआ सर हो सकता है खुद बीमार पड़ गए हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया हो। पहले कोई इमरजेंसी, दूसरा कोई मेडिकल इमरजेंसी, और सर के ही एंड पे यानी सर खुद जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए, बाद में मार दीजिएगा हॉस्पिटलाइज होने के बाद। तो प्रिजम्पशन का भी एक स्टेज होना चाहिए। इसीलिए ये चीज बताया जा रहा है कि प्रिजम्पशन हम किस तरीके से करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, और जब एकदम साफ तरीके से चीज लिखा हुआ तो कोई प्रिजम्पशन लेगा या जजमेंट सुनाएगा। अब प्रिजम्पशन लेने के लिए देखिए इनको क्या कहा गया है, किस तरह का चीज का इस्तेमाल करेंगे। कहा गया कि स्कोप ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिजम्पशन वाज एग्जामिन्ड बाय होम, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है। अभी जजमेंट को छोड़ दीजिए, ये केस क्या था जो मैं मार्क कर रहा हूं बस उसको देखिएगा। एपेक्स कोर्ट है। अगर कहीं बात आती है कि ये प्रिजम्पशन जो लिया ये प्रिजम्पशन सही था या नहीं, तो ये जजमेंट कौन देगा, कि इस तरह से जैसे आपने प्रिजम्पशन लिया, प्रिजम्पशन है सर हमने तो प्रिजम्पशन लिया कि आप मर गए होंगे। मैं बोलूंगा मुक्का ना मारूं मैं आपको। आप कहते सर हमने प्रिजम्पशन लिया कि आपको जो है कुछ इमरजेंसी आ गया। मैंने बोला हाँ हो सकता है कि कभी कभी कुछ क्या हो जाता है, इमरजेंसी आ जाए। तो मैंने क्लियर किया ना कि प्रिजम्पशन लीजिए तो लीजिए कि सर को कोई इमरजेंसी वर्क आ गया होगा। ये प्रिजम्पशन मत लीजिए कि सर मर गए होंगे। एक बार जो है सर की मैम से पूछ लेते हैं कि सर मर गए या बचे हैं, क्योंकि सर क्लास नहीं आए हैं। तो मैंने इस चीज को नलिफाई किया कि ऐसा प्रिजम्पशन आपको नहीं लेना है। अब यहां पे देखिए एक केस है, ये केस मैं आपको बताता हूं तब आप देखिएगा कि किस किस तरह से कहा गया कि प्रिजम्पशन किस तरह का लेंगे। एक पर्सन है, वो पर्सन जो है वो इंडिया के बाहर से आ रहे हैं
और लिखा हुआ है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन जो है वो केजी या सर्टेन ग्राम या सर्टेन वैल्यू या सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा का जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेकर के आते हैं, तो वैसे केस में आपको पहले डिक्लेरेशन देना है और उसका क्लियरेंस लेना है कस्टम ऑफिस में। अगर आप लेकर के क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ये रूल इंडिया का है। आप जूरिस्ट प्लेन पे चले, वहां से चले, दूसरे देश से चले आप, उस देश में ऐसा कोई कानून नहीं था तो क्या आपको अरेस्ट किया गया? आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया क्योंकि उस देश में कोई कानून ऐसा नहीं है। आप जो है वो उतरते कहां पे हैं? इंडिया में उतरते हैं, मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, कोई भी हो सकता है, केस में है दिल्ली भी हो सकता है। आप उतरे, सब तो इंडिया का ही पार्ट है या मुंबई अलग है, इंडिया से बाहर है? सब इंडिया में ही है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर इतने ग्राम से ज्यादा का अगर आप गोल्ड लेके कैरी कर रहे हैं इंडियन टेरिटरी में, तो आपको उसके लिए पहले से क्या लेना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है। आप जैसे ही लेकर के एयरपोर्ट पे उतरे, आपको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अब मुझे बताइए, अब कोर्ट तक ये बात पहुंची तो वो पर्सन कह रहा है कि आई एम इनोसेंट, मुझे ये पता नहीं था। अब बात सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? वो पर्सन जो है वो कह रहा है मुझे आपका लॉ पता, सही भी हो सकता है कि सही में वो इनोसेंस होगा, उसे नहीं पता होगा, या ये भी तो हो सकता है सब कुछ पता होगा, सोचा होगा कि अगर बहती गंगा में निकल गए तो निकल गए और नहीं निकले तो क्या बोलेंगे कि मुझे पता। ये भी हो सकता है कि उसका इंटेंशन ही हो चीट करने का, ताकि कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं देना पड़े, क्योंकि एक खास अमाउंट से ज्यादा का गोल्ड और बाकी कैरी करते हैं तो आपको कस्टम चेक पॉइंट पे क्या देना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। अब लॉ जब ये बात पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि हम हमेशा क्या प्रिज्यूम करेंगे? इनोसेंस हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे। कोर्ट में बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर के सुनाया कि जब भी कोई ऐसा मामला आए, तो ऐसे केस में जब पता नहीं चल रहा है कि लॉ में किस चीज के लिए क्या लिखा है, तो आपको ये प्रिज्यूम नहीं करना है कि वो पर्सन क्या है? इनोसेंट है, इग्नोरेंस है, उसको जानकारी नहीं थी, ये प्रिज्यूम नहीं करना है। आपको मान के चलना है कि चूंकि लॉ ऑफ लैंड है, तो जो भी हमारे सरजमीन पे, जो भी हमारी जमीन पे, जो भी इस जगह पे आ रहा है, उसको हमारे लॉ के बारे में क्या रहेगा? पता रहेगा। आपने क्या किया? चाकू लिया, पेट में किसी के मार दिया। छोड़िए, आप दुबले पतले नहीं, चाकू लिया, मेरे पेट में मारा, एक मारा, नहीं मन भरा, एक और मारा, फिर ऐसे करके घुमा भी दिया। अब उसके बाद जो है वो घुमा दिया तो उसमें डेथ होना पक्का है। अब उन्होंने घुमा दिया, मान लीजिए मैं बच गया। अब जो है वो इनको पकड़ लिया गया, ये कोर्ट में गए, इनको बोला गया कि आपने चाकू मारा, ये ऑफेंस। ऑफेंस? हम तो बचपन में कितना बार ऐसे ऐसे पेट में अक्कर बक्कर खेलते थे, तो ऐसे मैं समझा वही है, चाकू लिया, ऐसे ऐसे कर दिया, मुझे नहीं था पता कि ये ऑफेंस है। इंडियन पिनल कोड में किसी भी शार्प ओपन से स्टमक पे जो है वो मारना ऑफेंस है या नहीं? अगर इंडियन पिनल कोड में नहीं लिखा है तो ऑफेंस नहीं होगा, लिखा हुआ है। ये सारे जो भी जो है वो क्राइम है, ऑफेंस है, वो किस एक्ट में लिखा है? गलती से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये भी थोड़ा सा। और उस इंडियन पिनल कोड में जो चीज ऑफेंस लिखा हुआ है, उस चीज के लिए सुनवाई कैसे होगी ये कहां लिखा हुआ है? अगर वो क्रिमिनल नेचर का है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, और अगर वो सिविल नेचर का है तो उसकी सुनवाई कैसे कहां लिखा हुआ है? सीपीसी, जिसको सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। तो अब अगर ये आपका जो है वो इंडियन पिनल कोड के तहत ऑफेंस है, दुबले पतले बोलते इनोसेंट, मुझे तो पता ही नहीं था। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करे? इनोसेंस, या उनको जो है वो उस बेसिस पे सजा सुनाए? क्या उनको प्रिजम्पशन लेना है इनोसेंस का? नहीं लिया। तो यही तो है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन लेना पड़ा कि वो इनोसेंट नहीं। हम ये नहीं मानेंगे कि उनको लॉ के बारे में पता ही नहीं था। इसका मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, दिस इज द प्रिजम्पशन हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। कि हम नहीं मानेंगे कि आप अगर इंडिया के नागरिक हैं और आप सिर्फ ये कहते कि मुझे इस कानून के बारे में नहीं था पता, तो वो प्रिजम्पशन हम लेने वाले नहीं है। अगर वो ऑफेंस है तो आपको क्या करेंगे? अब ऐसे ही करके और भी कुछ मुद्दे आए तो उन्होंने क्या किया? ये तो केस आपको बतला ही दिया। इन्होंने क्या किया कि प्रिजम्पशंस के बारे में बतला दिया कि ये सारे के सारे आपके क्या है? प्रिजम्पशन। जो किसको लेना है? कोर्ट को। क्या करते वक्त? जब लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं पता चल रहा हो तो इसी प्रिजम्पशन के बेसिस पे काम करेंगे। और हमेशा ये मान करके चलेंगे, पहला चीज, द वर्ड इन द स्टैट्यूट आर यूज्ड प्रिसाइजली नॉट
लूजली। इसका मतलब हुआ कि उस कानून में, उस लॉ में, एकदम आप बात को ध्यान से समझिएगा, उस कानून में, उस एक्ट में, उस रूल में, उस रेगुलेशन में जो भी बात कही हुई है वो उस जगह के लिए कहा हुआ है, इन जनरल सेंस कहा हुआ नहीं है। मैं एग्जांपल दूं एक, फैक्ट्रीज एक्ट में जो चीज कहा हुआ है, फैक्ट्री वर्ड अगर यूज किया गया, कहा हुआ है, तो वो जनरल सेंस में फैक्ट्री नहीं है। वो फैक्ट्री का मतलब वो है जहां पे इतने लोग इस तरीके से इतने दिन काम करते हैं, तब उस सेंस में कहा हुआ है, ना कि इन जनरल। फैक्ट्री मतलब जहां काम हो रहा हो, वो मतलब नहीं है। तो कहा गया कि कोर्ट को प्रिजम्पशन ये लेना है कि जब भी कोई चीज किसी इंस्टीट्यूट में कहा गया, कोई भी वर्ड कहा गया है, तो उस वर्ड का वो प्रिसाइज मीनिंग होगा, कोई भी लूज मतलब नहीं होगा। जैसे हम बोल दें कि कुछ भी अगर वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, कि ड्रिंक बोल दें, तो बोला गया कि ड्रिंक का मतलब अगर हम बोलते हैं कि ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड व्हाइल ड्राइविंग, तो इसका मतलब है उसका लूज सेंस में लेंगे या प्रिसाइजली मतलब लेंगे? पानी बोल रहा है या झूम बराबर झूम, क्या कह रहा है? झूम बराबर झूम, ये मत लिख दीजिएगा। यानी अल्कोहलिक प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, यही हुआ। उसका कौन सा मतलब लेना? प्रिसाइज। लूज मतलब नहीं लेना। द वेस्टेड राइट posed by a person at the time of a statute was passed are not taken away without express words or necessary amplification और विदाउट कंपनसेशन। इसका मतलब है कि हमारे देश में लगातार कानून बनते हैं, हाँ या ना? आजादी के बाद से बनते ही जा रहे हैं ना, कुछ पहले बने, हम हर दिन बनाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड रहता है। तो जब हम लॉ बनाते हैं तो कहा गया कि उस लॉ के बनने से पहले अगर किसी के पास कोई चीज था और आपने कोई कानून, कोई लॉ, कोई एक्ट पास करके उसके वो अधिकार आपने उससे ले लिए या उसके चीजों को ले लिया, तो कहा गया कि कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगा कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले उस पर्सन को कोई नुकसान ना हुआ हो, और अगर हुआ हो तो उसको उस चीज के लिए क्या किया गया हो? कंपनसेट किया गया हो। यह कहा गया प्रिजम्पशन किसको लेने के लिए? कोर्ट को ये प्रिजम्पशन लेने के लिए, ताकि कोई नए कानून पे अगर सुनवाई हो तो कोई ये ना बोल दे कि ये तो कानून ही गलत है। ध्यान से समझिएगा, अगर कानून ही गलत है तो फिर उस पर सुनवाई कैसे होगी? अगर आप कह देते कि ये एक्ट ही जो है वो नल एंड वॉइड है, तो उस पर कोई सुनवाई होगी? कहा नहीं होगी सुनवाई। इसलिए कोर्ट को कहा गया कि अगर किसी भी एक्ट को लेकर के कोई भी बात आए तो आप ये मान के चलिए कि ये एक्ट जब भी आया, इस एक्ट से रिलेटेड जो भी पर्सन थे, जो भी इससे किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हो सकते थे, या किसी के पावर को सीज किया गया या कुछ किया गया, तो एज पर लॉ किया गया। और अगर उस समय जो है वो कुछ कंपनसेशन की जरूरत थी तो उनको क्या कर दिया गया? दे दिया गया। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप सुने होंगे, बहुत सारे किसानों की जमीन ली गई है या ली जा रही है, और कितने बार जो है वो फोर्सफुली, आपके नहीं चाहते हुए भी, मेट्रो बना है दिल्ली में, कितने लोगों के मकान को जो है वो क्या किया गया? कब्जे में ले लिया गया। कितने लोगों के जमीन को ऑक्यूपाई किया गया। आप जितना देखेंगे, खास तौर पे अगर विश्वविद्यालय के आसपास आप जाएंगे, तो वो सारे जो है बहुत शानदार कोठियां हुआ करती थी वहां पे, बहुत महंगा। अभी भी कुछ बचा हुआ है तो महंगा ही है। माल रोड कहते हैं उसी इलाका को, जहां पीएनबी बैंक्स वगैरह ये सब है। तो अगर उसे एक्वायर किया गया तो कह रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कोर्ट क्या मानेगा कि जब भी ये कानून आया था तो उन लोगों को क्या कर दिया गया? कंपनसेट, या तो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया या उनको पे कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद ही तो आगे सुनवाई होगी। वरना तो वो एक्ट वैलिड है या नहीं है, इसकी सुनवाई होगी। उस एक्ट पे भला कैसे सुनवाई हो पाएगी? क्लियर है ये बात? द गिल्टी माइंड इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिमिनल एक्ट। कहा गया कि सब ठीक है, सब कुछ सही है, चाकू मारा, छुरा मारा, सब ठीक है, लेकिन कहा गया कि आपको ये प्रिजम्पशन नहीं होगी, जब तक मेंसरिया ना हो तब तक आप जो है वो उसे जो है वो गलत ना माने। जैसे इंडियन पिनल कोड ने कहा कि अगर किसी को किसी ने धक्का दिया और वो नीचे गिरा और मर गया तो ये ऑफेंस है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूं इस जगह पे। मान लीजिए कि दुबले पतले जो है वो आ रहे हैं, और दुबले पतले पुल की एक तरफ से आ रहे हैं, मैं दूसरी तरफ से जा रहा हूं। इन्होंने कहा आज तो सर की बजा डालेंगे, बहुत मेरी बेइज्जती खराब की है क्लास में, तो इनको धक्का देंगे और पुल से नीचे गिराएंगे। ठीक है, इनका इंटेंशन था मुझे गिराने का। हम लोग आ रहे थे, भीड़ ज्यादा था, इन्होंने मुझे धक्का दिया, मैंने इनको देखा नहीं था। वैसे तो ये धक्का क्या देंगे, एकदम कस के भी ठेलेंगे तो मैं हिलू ना, लेकिन मान लेते हैं कि इन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं क्या हो गया? नीचे गिर गया। गिरा, नीचे पहुंच गया ऊपर, क्योंकि नीचे रेल की पटरी थी, ट्रेन आई, उड़ गया। अब यहाँ पे जो है जब सुनवाई होने लगेगी तो देखा जाएगा इनका मेंस्ट्रुआ था या नहीं।
गिल्टी इंटेंशन था ना, ये कोर्ट अब जाने वहां साबित करना पड़ता है, यही तो है, नहीं साबित कर पाए तो नहीं होगी सजा। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे ब्लू आ रहे हैं और ब्लू मुझसे टकरा, इनको मुझसे कोई खुन्नस नहीं, उतने ही जोर से टकरा है, परिणाम सेम रहा, कंसिक्वेंसेस सेम है, इस बार भी मैं गिरा नीचे पहुंचा ऊपर, लेकिन कहा गया कि इनका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, और जो मेरी डेथ हुई है लेकिन गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो यहां पे इन्होंने कहा कि मेंस रिया का होना जरूरी है। किस केस में? सिविल लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहा हूं कि क्रिमिनल एक्ट में गिल्टी माइंड का मतलब गिल्टी इंटेंशन का होना क्या है, जरूरी। आगे और भी आपको पढ़ाऊंगा कि गिल्टी इंटेंशन किस समय, प्रोसीजर के समय, जिस समय आप किसी को मारना चाह रहे, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंसिक्वेंसेस, इन तीनों समय में होना जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको वो सब चीजें पढ़ाऊंगा, हालांकि वो थोड़ा थोड़ा ही है क्योंकि वो पूरा आप एलएलबी वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑफेंस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है तो क्रिमिनल लॉ भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते, नहीं होते तो 10-10 साल का फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री अकोमोडेशन थोड़ा ना होता कंपनी सेक्रेटरी को, तो इसीलिए बस आपको वो थोड़ा देखना रहेगा। द स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैट्यूट। स्टेट का मतलब यहां पे दो सेंस होता है। स्टेट का मतलब यहां पे होता है राज्य नहीं, हर वो बॉडी जो किसी न किसी तरह से ऑथोरिटी होती है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, वो डीडीए हो सकता है, वो पंचायत हो सकता है, वो आपका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी ऑथोरिटी जिसको ऑथोरिटी मिला हुआ है, इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टैट्यूट। एक ये मतलब, और एक स्टेट का मतलब होता है आपका पोजीशन। दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों ही वर्ड यूज होते हैं। एक स्टेट का मतलब राज्य, एक स्टेट का मतलब ये सारा चीज जो मैंने बोला ऑल ऑथोरिटी, और एक स्टेट का मतलब होता है आपका पोजीशन। जैसे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, नहीं पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो एक वो स्टेट हुआ। कह रहे भाई इसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, ऐसे ही मैंने आपकी तरफ हाथ करके बोला, ये एग्जाम्पल में आपकी तरफ चला गया कि इनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ठीक नहीं है, तो इनका मतलब जो है, इनका जो है वो मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है, तो वहां ये मतलब हुआ। तो यहां स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैट्यूट अनलेस इट इज एक्सप्रेसली मेंशन एज बीइंग सो अफेक्टेड। किसी का भी पोजीशन जो है वो बोला गया कि लॉ से इफेक्ट नहीं होगा, एक कानून के बनने से किसी का पोजीशन, किसी का राइट वगैरह इफेक्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस उस एक्ट में साफ तौर पे ये बताया गया ना हो। कोई कानून बना करके मेरा जो पहले का पोजीशन है वो आप मुझसे नहीं छीन सकते जब तक उस एक्ट में आप साफ तौर पे नहीं बताइएगा कि अब आपका ये चीज नहीं रहा, या ये चीज जो है आपको और ज्यादा मिलेगा या कम होगा। तो मेरे पोजीशन को कहा गया कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि कभी भी किसी का पोजीशन तब तक इफेक्ट नहीं होगा किसी स्टैट्यूट के बनाए जाने से जब तक ये साफ तौर पे ना दिया हुआ हो। यही मानना है किसको? कोर्ट को। ये नहीं कि कोर्ट मान के चलेगा कि नहीं इनका स्टेट क्या हुआ होगा, इनका पोजीशन क्या हुआ होगा, इफेक्ट हुआ होगा, और अगर इफेक्ट हुआ होगा तो ठीक उसके ऊपर जाइए। कोर्ट को क्या मानना है? कोर्ट को क्या मानना है? अगर इससे ऊपर हुआ तो क्या मानना है? ठीक इसके ऊपर वाले पॉइंट में देखिए ना ना ना, ये ऊपर का मतलब सिर्फ उसी पॉइंट में मत आइए कि इसका मतलब है कि अगर उसका स्टेट इफेक्टेड हुआ तो उसको क्या किया गया है? कंपनसेशन दे दिया गया है। तो एक तो पहले ये आपको प्रिज्यूम करना है कि कोई भी एक्ट बनने से किसी के स्टेट को, किसी के पोजीशन को हमने चेंज, और अगर हुआ है तो उसके बदले में उसे क्या किया? प्रॉपर्ली कंपनसेट किया है। द स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल, कह रहे हैं कि नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट। कहा कि कोर्ट को यह राइट है मानने का कि हमारा जो लॉ बना हुआ है जरूरी नहीं है कि सारे इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है, लेकिन अगर कहीं भी इंडिया में कोई लॉ बना हुआ है तो अपने सारे लॉ को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है या नहीं? तभी तो हमने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन पढ़ा था। लेकिन क्या ये हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन वी हैव टू टेक केयर अबाउट द इंटरनेशनल लॉज? नहीं, कहा गया कि नहीं। कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना कि इंटरनेशनल लॉ हो सकता है इस बारे में क्या कह रहा हो, कुछ और भी कह रहा हो, तो हम ये नहीं प्रिज्यूम करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, हमारे देश के बने हुए लॉ के जो है वो कंपैरिजन में है, या उसके सिमिट्री में है, या उसके साथ हार्मोनी रखता है। मतलब अलग जो है वो विचार हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन लॉज की तो ऑलवेज इंटरप्रेट करते वक्त हमें क्या लेना है? कौन सा इंटरप्रिटेशन लेना है? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन। द लेजिस्लेचर नो द स्टेट ऑफ लॉ।
कहता है जो कानून बना रहे हैं उनको पता है कि उस समय लॉ का क्या पोजीशन है, मतलब क्या सिचुएशन है और क्यों हम क्या कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। इसको आप चैलेंज नहीं कीजिए कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला था, उन्होंने लॉ बना दिया था। बिल्कुल ही नहीं, कोर्ट को ये प्रिज्यूम नहीं करना है। कोर्ट को ये बिल्कुल अच्छे से मानना है कि उस समय के लोग समझदार थे, उन्होंने चीजों को समझा, हालात को समझा और उसके बाद क्या बनाया, उसको बनाया। आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। The legislature does not make any alteration in existing law unless by, कह रहे हैं कि कभी भी आप ये नहीं मान सकते अगर कोई अमेंडमेंट आया है तो आप ये नहीं कि अमेंडमेंट आ गया है और आप कहेंगे इस अमेंडमेंट को माने या नहीं माने। कोर्ट को कहा गया कि जब भी कोई चेंजेज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अगले एक्ट के जरिए ही आएगा। आप देखते हैं छोटा सा लिखा रहता है कंपनी लॉ अमेंडमेंट, ब्रैकेट में दे देगा एक्ट 2022 2018। कंपनीज एक्ट तो आप पढ़ रहे 2013, एक्ट वही है। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज लाना है, डायरेक्टर की संख्या कुछ भी बढ़ाना घटाना है, तो फिर उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, एक्ट लाना पड़ेगा। और एक्ट इनएक्टमेंट मतलब एक्ट, और वो जो एक्ट लाएंगे चूंकि कंपनी लॉ पे है इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कंपनी लॉ, ब्रैकेट में दे देते हैं अमेंडमेंट एक्ट और ईयर दे देते हैं। और ऐसा एक से ज्यादा बार एक साल में आ सकता है। तो अगर ऐसा कभी आया तो कोर्ट पहले से प्रिज्यूम नहीं करेगा कि ना मुझे नहीं लगता ये अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हो। भाई जब भी अमेंडमेंट होगा किसके जरिए होगा, जब भी किसी लॉ में अमेंडमेंट हुआ तो कोर्ट उस अमेंडमेंट को मानेगी या पहले चेक करेगी कि प्रॉपर एक्ट इसके लिए पास हुआ था या नहीं, मानेगी। उसे कहीं ये प्रिज्यूम नहीं करना है कि पता नहीं इसके लिए प्रॉपर जो है वो इनएक्टमेंट नया आया था या नहीं। हमेशा मान के चलेगी जब भी अमेंडमेंट होता है नए एक्ट के जरिए ही होता है। द लेजिस्लेचर नोज द प्रैक्टिस एंड फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, मान के चलना है कि जब लॉ बनाया गया होगा तो लॉ मेकर को यह पता है कि इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इस चीज पे फैसला कौन सुनाता है डिस्प्यूट होने पे, तो उनको दोनों के बारे में पता है और उसको ध्यान में रख करके ही उन्होंने क्या किया है, इस चीज को बनाया है। लेजिस्लेचर कॉन्फर पावर नेसेसरी टू कैरी आउट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय इट। और लेजिस्लेचर को जो पावर दिया गया कानून बनाने के लिए उस दायरे में ही उन्होंने क्या किया है, कानून बनाया। मतलब जब कानून बन गया तो कानून पे क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये लोकसभा में पास हुआ या नहीं, राज्यसभा में पास हुआ या नहीं, सही वोटिंग से पास हुआ या नहीं हुआ, कि उन्होंने जो पावर उनको दिया गया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो लॉ बनाए हैं। द लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक। अब देखिए ये किसको प्रिज्यूम करना है, कोर्ट को, जुडिशरी को, कि ये नहीं शायद कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई, ये जो चीज लिखा हुआ है। बोला कि भाई बुद्धि ना लगा, ये मान के चलो कि जो एक्ट लिखा है उनसे कोई गलती। अब आप इसको सही तरीके से बस क्या करो, इंटरप्रेट करो। अगर लिटरल निकल रहा है तो लिटरल इंटरप्रिटेशन करो और उसको सजा दो। नहीं निकल रहा है तो इतने सारे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट दिए हैं उसका क्या करो, उसका इस्तेमाल करो। कहीं प्राइमरी लगाओ, कहीं सेकेंडरी लगाओ, अदर लगाओ, और जो भी लगाना है। लेकिन ये मान के मत चलो पहले से ही कि कहीं लॉ मेकर से कोई गलती तो नहीं हो गया इस एक्ट को बनाते वक्त। कोई गलती नहीं हुई, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था और कुछ सोच करके उन्होंने बनाया। द लॉ कंपेल नो मैन टू डू दैट विच इज फ्यूटाइल और फ्रूटलेस। कहा ये मान के चलिए कोई भी एक्ट बना है, कोई भी चीज बना है, लॉ बना है, तो कभी भी बिन मतलब के लिए नहीं बना है और किसी को तंग करने के लिए नहीं बना है। तो आप पहले से ये प्रिजम्पशन लेकर के ना चले कि इस एक्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है, ये अननेसेसरी लोगों पे क्या क्रिएट कर रहा है, बर्डन क्रिएट किया जा रहा है। बोला कि इतनी बुद्धि नहीं लगानी है, सीधा सीधा आपको ये मान के चलना है कि एक्ट कभी भी बिन मतलब के लिए बनाया नहीं जाता है। आप उस एक्ट के बेसिस पे फैसला सुनाएं, ना कि प्रिजम्पशन ले कि ये एक्ट ही शायद जो है वो बिन मतलब के लिए बनाया गया, छोड़ दो, या ये एक्ट ही जो है वो बनाते वक्त मिस्टेक हो गया, छोड़ दो। बोला कि नहीं, कोई एक्ट मिस्टेक से नहीं बनता और कोई भी एक्ट बिना पर्पस के नहीं बनता है। इन constructing the scope of legal fiction, it would be proper that even necessary to assume all those facts on which alone the fiction can operate. देखिए फिक्शन और नॉन फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक चीज और नॉन फिक्शन का मतलब होता है सच्चाई, जिसको यथार्थ बोलते हैं, रियलिटी बोलते हैं। आप जब पढ़ते हैं चाचा चौधरी, बांकेलाल, सुना है नाम इन सबका, चाचा चौधरी, बांकेलाल, ध्रुव, नागराज, डोरेमोन, छोटा भीम, ये सब क्या है, काल्पनिक ही तो है, फिक्शन इसी को बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं पे जो है वो बोला जाए महात्मा गांधी, नेहरू, तो ये सब क्या हुए, ये नॉन फिक्शन, उनके भी बुक, उनके भी चीज है। तो कहा गया कि ये मान के चलते हैं कि जो भी लॉ बना हुआ है
उसमें जो है वो हमने कोई फिक्शन जैसा चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने जो भी चीज लिया है वो सोच समझ करके रियल चीजों को देखते हुए लिया है, और वो कहीं भी जो कल्पना जैसा चीज नहीं है। द डेलीगेशन ऑफ पावर टेक्स विथ द ड्यूटीज इंटरकनेक्टेड विथ सच पावर। और कहा गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को जो अधिकार और पावर दिए गए हैं उस एक्ट में, वो सोच समझ करके डेलीगेट करने का मतलब होता है कि कौन सा अधिकार किसको दिया गया है। तो कहा गया कि जुडिशियरी इस चीज को लेकर के कोई प्रिजम्पशन ना ले कि शायद इसका डेलीगेशन गलत किया गया है। कहा बिल्कुल ही नहीं, ये सोचा हुआ था। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि फॉर दिस परमिशन शैल बी टेकन फ्रॉम आरओसी, तो कहां से लेना पड़ेगा? अगर कहीं पे रीजनल डायरेक्टर लिखा है तो रीजनल डायरेक्टर, कहीं पे सीजी लिखा है तो सीजी, अगर कहीं लिखा हुआ है कि इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन, आप डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम से लेंगे तो उससे। इसका मतलब कहा गया कि जो भी डेलीगेट किया गया उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्वेश्चन या कोई प्रिजम्पशन आप नहीं लेंगे, ये आप मान के चलेंगे कि पावर सही तरीके से क्या किया गया है, डेलीगेट। पता चला आपके पास मामला आया, आप पहले से ही इसको करने लगे कि ये डेलीगेशन ऑफ पावर तो सही किया गया था। जब लॉ में लिखा हुआ है दिस राइट हैज बीन डेलीगेटेड टू दिस पर्सन, द परमिशन शैल बी टेकन फ्रॉम दैट पर्सन, तो आप मान करके चलिए कि ये जो डेलीगेट किया गया है वो क्या है, सही है। आपको यही प्रिजम्पशन लेना है। The legislature, while granting a drastic power, must intend by virtue of doctrine natural justice has been filed। कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है, ये डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन। डॉक्ट्राइन एक लैटिन वर्ड है, आप देखिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये सब पढ़िएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सब आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया जाएगा। और सेटिंग अप में मैं दोबारा इस पे जो है वो पॉलिश करूंगा, मतलब बात करेंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कंपनी लॉ में, तब बात करेंगे सेटिंग अप में कि जो है वो क्या क्या किस तरह से, और थोड़ा उस चीज पे बात करेंगे। तो डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन या प्रिंसिपल को कहते हैं डॉक्ट्राइन। तो कहा गया कि जब भी कोई भी जो जजमेंट होगा हमेशा ये लेकर के चलना है एक ही प्रिजम्पशन, और वो ये है कि इट शैल नॉट बी डिसाइडेड अदर देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी भी पर्सन को तब तक आप सजा नहीं दे सकते हैं जब तक उसको अपनी बात रखने का मौका ना मिले, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं ROOBH, जिसका मतलब होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसी के भी बात को बिना पूरे तरीके से क्या किए हुए, सुने हुए कभी भी कोई जजमेंट पास नहीं किया जा सकता है, चाहे लॉ में कोई चीज कितना भी सीधा क्यों ना लिखा हो। बिल्कुल लिखा हुआ है कि कोई ऐसा करेगा तो क्या करेंगे, ये सजा देंगे। फिर भी कहा गया कि आपको कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसको अपनी बात रखने दीजिए और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है सामने वाले को, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है, उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिले, यानी उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिले। ये सारे प्रिजम्पशन किसके लिए है, कोर्ट के लिए है। अब देखिए प्रिजम्पशन हमने देख लिया। अब जब भी कोई स्टैट्यूट बनता है, कोई भी बना लॉ, तो उसको जब हम इंटरप्रेट करने लगते, समझने लगते हैं, तो दो जगह से हमें मदद मिलता है। एक होता है अंदर, यानी कि उस एक्ट के भीतर, और एक एक्ट से बाहर। अब ये एक्ट के भीतर क्या क्या मदद मिलता है, ये बेयर एक्ट निकाल के दिखलाऊंगा। और एक्ट से बाहर का क्या मतलब है, तो इन चीजों का जवाब मिलेगा हमें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लिखने का काम प्लस इससे आगे का काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।